हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश का जो चौथा पोएम है ओड टू ऑटम, उसका पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। ये जो बुक है रेनबो, उसके बैक एक्सरसाइजेज हैं। ऑटम का मतलब होता है पतझड़ और ओड का मतलब होता है एक ऐसी प्रकार की कविता होती है जिसमें कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। तो यहाँ पर ओड टू ऑटम है, यानी यहाँ पे पतझड़ को बढ़ा चढ़ाकर इसकी बहुत सारी विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सीजन्स, यानी अलग अलग मौसम में आप कैसा महसूस करते हैं। विच इज़ द मोस्ट इंजॉयबल वन, इंजॉयबल का मतलब होता है आनंददायक, और इन सब में से सबसे आनंददायक कौन होता है। तो आई हैव डिफरेंट फीलिंग्स इन डिफरेंट सीजन्स, यानी अलग अलग मौसमों में लोगों की भावनाएं अलग अलग होती है। गर्मी के दिनों में लोग कैसा महसूस करते हैं, तो बहुत गर्म और एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ होना। रैनी सीजन इज ए सल्ट्री सीजन, बरसात का सीज़न एक उमस भरा सीज़न होता है। उमस भरा अगर आप कहें तो गर्म हो जाती है और कभी कभी हवा नहीं चलती है। इट इज़ ए वेरी गुड सीजन बट इट ब्रिंग्स सम प्रॉब्लम विथ इट, बरसात का सीज़न बहुत ही अच्छा है फसलों के लिए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी इसके साथ आ सकती है। जहाँ पानी जमा हो जाता है तो मच्छर जमा हो जाते हैं तो बीमारी फैलने लगती है। और ठंडी के दिनों में, विंटर में, आई कैन नॉट स्टैंड कोल्ड, लोग जो है वो ज़्यादा ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और प्रेफर टू से इनसाइड, यानी ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा काम करने पर वो बाहर निकलते हैं। द मोस्ट इंजॉयबल सीजन इज ऑटम, और सबसे इंजॉयबल सीजन, आनंददायक सीजन तो ऑटम है, पतझड़ है, एंड स्प्रिंग, और बसंत भी है, क्योंकि यहाँ पे जो वातावरण रहता है वो बहुत ही मॉडरेट रहता है, बीच का रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन पर्टिकुलर सीजन, यानी नए पत्ते और फल वृक्ष पर किसी विशेष सीजन में आने लगते हैं। तो ये सीजन कौन सा है, तो ये है स्प्रिंग सीजन, ये है बसंत का सीजन। हैव यू सीन अ ट्री बेंट एंड लोडेड विथ फ्रूट्स, बेंट का मतलब होता है झुका हुआ होना। क्या आपने किसी भी वृक्ष को देखा है जो कि झुका हुआ होता है, और लोड यानी उसमें लदा हुआ होता है, वो फ्रूट से, फलों से लदा हुआ होता है। तो व्हाट फीलिंग डज दिस साइट इवोक इन यू, इवोक का मतलब होता है पुकारना, आवाहन करना। ये जो दृश्य है ये आप में क्या पुकारती है, आपको कैसी मन में आती है कि ये क्या है। तो यस आई हैव सीन सच ए ट्री, तो हाँ बिल्कुल हमने ऐसा वृक्ष देखा है। इट गेट द फीलिंग ऑफ बॉन्टीफुल नेचर, बॉन्टीफुल नेचर यानी भरपूर, प्रचुर, यानी ये जो नेचर है वो कितनी ज़्यादा धनी है, कितनी ज़्यादा संपत्तिवान है, इसमें कितना कुछ है देने को मनुष्य को, यही ये दिखाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम, यानी पोएम के बेसिस पर इन सेंटेंस को पूरा करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे ये कट हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। पहला है कि डैश इज़ द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, तो कौन सा वो सीजन है जो कि मिस्ट का, धुंध का, मेलो का मतलब होता है कोमल और स्वाद में मीठा, फ्रूटफुलनेस यानी भरपूर। तो ये पतझड़ का मौसम होता है जो कि धुंध का और फलों से भरपूर, मीठे फलों से भरपूर का मौसम होता है। डैश फिल्स ऑल फ्रूट विथ राइपनेस, यानी कौन जो है सभी फलों को राइपनेस से भर देती है, तो वो हो जाती है वाइन्स। वाइन्स का मतलब होता है अंगूर की लत्तर या फिर लताएं। तीसरा है डैश सिट केयरलेसली ऑन द ग्रैनरी फ्लोर, ग्रैनरी का मतलब होता है स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन, यानी गोदाम जहाँ पे कि अनाज रखा जाता है। तो वहाँ के फ्लोर पर कौन आराम से बैठ जाते हैं एकदम किसी भी कोई चिंता में, तो ट्रैवलर्स यानी यात्री। द विनोइंग विंड सॉफ्टली लिफ्ट द हेयर ऑफ द डैश, यानी जो हवा हल्की हल्की चलती है, लिफ्ट यानी उठाना, किसके, बालों को खड़ा कर देती है, तो कवि के। ट्विटर इन द स्काई, ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना, तो आकाश में कौन चहचहा रहे हैं, तो गैदरिंग स्वेलो, स्वेलो यानी अबाबिल, एक प्रकार के पक्षी होते हैं, सब एकजुट हो गए हैं और वो जोर जोर से चहचहा रहे हैं। हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन,
यानी इस पोयम की जो पहली 2 लाइन है उनमें किसे फ्रेंड कहा गया है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी धुंध का सीजन और फलों और स्वाद में भरपूर सीजन को ही क्लोज पर्सन फ्रेंड्स ऑफ द मैचुरिंग सन, इन दोनों को ही सूरज के एकदम करीबी दोस्त होने को कहा गया है। बोसम का मतलब हो जाता है आलिंगन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्हाट हैपन्स इन ऑटम, यानी पतझड़ के समय में क्या होता है। तो ऑटम सीजन में गार्डन्स आर फुल ऑफ स्वीट एंड प्लीजेंट स्मेलिंग फ्लावर्स, जो गार्डन्स होते हैं, जो बाग वन होते हैं, उसमें मीठे मीठे और बहुत ही सुंदर सुंदर सुहावने, जिनमें बहुत सुगंध होती है, ऐसे फ्लावर्स भर जाते हैं। ट्रीज आर लेडन विथ फ्रूट, यानी वृक्ष फलों से भर जाता है। एंड फील्ड्स आर फुल ऑफ क्रॉप्स, और जो खेत होते हैं वो क्रॉप्स से भर जाते हैं। इन वॉट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम, कंस्पायर का मतलब होता है मिला हुआ होना, सेटिंग होना। तो किस तरह से सूरज और पतझड़ आपस में मिले हुए हैं। तो सन कंपायर्स विथ नेचर एंड ऑटम बाय हेल्पिंग इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यानी सूरज जो है प्रकृति से और यहाँ तक कि पतझड़ से भी मिला हुआ है। कैसे, तो ये उस समय के जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनको अच्छा करता है। फ्रूट में जो है, इसके फ्रूट में जब सनरे पड़ती है तो फ्रूट मीठा हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा गुद्दा हो जाता है खाने को। द रे ऑफ सन मेक द फूड फ्लैशी एंड फ्लैट, यही लिखा हुआ है कि सूर्य की जो किरणें आती है वो फ्रूट को बहुत ही गुद्देदार और मोटा ताज़ा बना देती है, मिठास ला देती है। फ्रूट्स ऑल्सो बिकम टेस्टी, वही बात है, विच गेट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वार्म रे ऑफ द सन, और ये इसलिए होता है क्योंकि सूरज जो है ऐसा करता है, सूरज की किरणें उस पर पड़ती है। चौथा क्वेश्चन है कि हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम, बात एक ही है। तो सूरज और समर कैसे ऑटम के फलों को पकने में मदद करते हैं। तो सन एंड समर हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बाय मेकिंग देम फ्लैशी और जूसी, यानी सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, उसमें गुद्दा आ जाता है, वो मीठे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। नंबर 5 है और ये 2021 में पूछा भी गया है कि हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, ये जो पतझड़ है और गर्मी है ये बसंत से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, तो स्प्रिंग कम फर्स्ट एंड प्रोवाइड ए फ्रेश लुक टू नेचर, यानी बसंत सबसे पहले आता है और इससे प्रकृति की सुंदरता बढ़ती ही जाती है। ऑटम कम आफ्टर द स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाद बारी आती है पतझड़ की। एंड इज फॉलोड बाय समर सीजन, और उसके बाद बारी आती है समर सीजन की। द इक्स्टेसी कम्स विद द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, इक्स्टेसी का मतलब होता है उल्लसित होना, खुश होना। जैसे ही बसंत आता है तो बहुत ही प्रसन्नता आ जाती है, वातावरण चारों तरफ खुशनुमा हो जाता है। और ये कब तक चलता है, जब तक कि समर सीजन ख़त्म ना हो, यानी पूरे गर्मी यही चलती रहती है। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कविता का केंद्रीय विचार क्या है। तो इन द पोएम ओड टू ऑटम द पोएट जॉन कीट्स हैज़ प्रेजेंटेड ए वेरी नेचुरल एंड ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ऑटम, यानी बहुत ही प्राकृतिक तौर पर और बहुत ही सुंदरता भरी तस्वीर पतझड़ की यहाँ पे पेश करते हैं जॉन कीट्स, जिन्होंने ये कविता लिखी है। ही नरेट्स दैट, नरेट्स यानी सुनाना, वो सुनाते हैं कि सभी सीजन जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनकी जो प्रकृति होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे ठंडी में लोग ठंड महसूस करते हैं, गर्मी में गर्मी महसूस करती है, तो इस तरह से वो सारे अलग अलग हैं। डिफरेंट सीजन्स हैव देयर ऑन स्पेशली यानी विशेषता, हर एक सीजन की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। गर्मी गर्म होती है और ये बहुत ही मीठे मीठे फल को लाती है, जैसे कि मैंगो, लीची। सम पीपुल लाइक ऑटम सीजन, कुछ लोगों को पतझड़ का भी सीजन पसंद है, क्योंकि लोग भी अलग अलग हैं तो उनकी सोच भी अलग अलग है, विचार भी अलग अलग है। बिकॉज इट इज़ प्लीजेंट, क्योंकि ये सुहावना होता है और बहुत ही शांतिपूर्वक वो अपना काम कर पाते हैं। होता क्या है, ये जो ऑटम होती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, सूरज की किरणें भी काफ़ी काल्म होती है, तो ऐसे कारण कुछ लोगों को ऑटम सीजन बहुत पसंद है। और
The poem is reflective of a happy and tranquil spirit, completely free from the melancholy. कहने का मतलब है ये जो पोएम है बहुत ही एक खुशनुमा चीज़ को, खुशनुमा प्रकृति को यहाँ पे जाहिर कर रही है, जो कि मेलनकली से, ट्रांक्विल यानी शांत, बहुत ही शांत वातावरण का, इसमें कोई हो हल्ला नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, और ऐसी प्रकृति का वर्णन कविता कर रही है। कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द मेलनकोली, मेलनकोली का मतलब होता है दुख, दुख का नोट, और इस पोएम में दुख का नोट कहीं नहीं है। अगर आप वॉल्टर डेलामेयर की पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनकी प्रत्येक कविता में देयर इज़ ए नोट ऑफ मेलनकोली, दुख का एक कहीं न कहीं स्वर हमेशा फूटता रहता है, लेकिन जॉन कीट्स की इस कविता में ऐसी बात नहीं है। इट हैज़ ए क्लासिकल सेंस ऑफ परफेक्शन, ये कविता क्लासिकल रूप से, पारंपरिक रूप से बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इट इज़ रोमांटिक इन नेचर, रोमांटिक यानी रुमानीवादी है। कविता में कहीं ना कहीं प्रेम की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। द पोएट डिपिक्ट्स ए रिच सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड नेचर सेंस ऑफ आर्ट, यानी प्रकृति की कला कितनी ही धन्य है, कितनी धन्य, उसकी आर्ट कैसी है, यही जॉन कीट्स यहाँ पे बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज कीट्स मीन बाय द फॉलोइंग। अब ये जो पोएम की लाइन है वो एग्जाम में पूछी ही जाती है और वो लगभग बुक के पीछे से ही रहती है, जो कि इसके एक्सरसाइज में रहता है, चाहे वो क्वेश्चन हो या पोएम की लाइन हो, ये क्वेश्चन आता ही है। तो इस लाइन से जॉन कीट्स क्या कहना चाह रहे हैं? आई वॉज हियर वी लव्ड इन समर डे एंड ग्रीनर, ये लाइन है। इस लाइन का मतलब क्या है? तो आइए जानते हैं इसका मतलब। It is a great feeling when the scenic beauty presents the various mood of nature, यानी ये एक बहुत ही महान भावना होती है जब सीनिक ब्यूटी यानी जो सीन होती है, जो प्रकृति के दृश्य होते हैं, वो नेचर के बहुत सारे मूड को डील करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। While spring can be regarded as the king of season, जबकि बसंत को हम बहुत सारे मौसमों का राजा बोल सकते हैं। Autumn is the youth of summer season, और पतझड़ जो है वो समर का एक युवा सीजन है, और ये ऑटम स्प्रिंग में के और समर के बीच में आता है। इसमें होता क्या है कि वृक्ष जो है फूलों से, फलों से भरे हुए रहते हैं और अपनी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस यानी खुशबू चारों तरफ फैलाते रहते हैं। फील्ड्स आर फुल ऑफ रिच क्रॉप्स, यहाँ जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत मैदान होते हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्रॉप से भर जाते हैं। एंड ग्रीनरी एंड हाईलाइटेड, एनिहिलेटेड का मतलब होता है सत्यानाश हो जाना, मिट जाना, और वो हरा भरापन जो कि ऑटम के समय नष्ट हो जाता है, वो बसंत के आगमन के साथ फिर से भरा होने लगता है। ऑटम में क्या होता है? पत्ते झड़ने लगते हैं, सब कुछ वीरान सा हो जाता है। आप कहीं कहीं देखे होंगे सिर्फ पेड़ ही बचता है, पत्ते तो कहीं दिखते ही नहीं है, तो सत्यानाश हो जाता है पूरी तरह से। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग आती है सब कुछ बिल्कुल रीस्टोर हो जाता है। एडवेंट यानी आगमन। दिस ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की एक दशा है और दूसरे दशा में उसका बदलाव हो रहा है, यही है ट्रांजिशन पीरियड। यानी ये जो ऑटम से स्प्रिंग का बदलाव होता है, इसमें लॉट ऑफ इमोशन, ये बहुत सारी भावनाओं को जन्म देती है। लव इमेनेट्स, इमेनेट्स का मतलब होता है शुरू होना, इसका उत्पन्न होना। एंड हैप्पीनेस ग्लैंसेस, ग्लैंसेस यानी झलक, और खुशियाँ की झलक हर तरफ देखने को मिलती है। तीसरा है डज द पोएट कन्वे हिज लव टू नेचर थ्रू सच लाइन्स एज गिवन अबव। ये जो पिछली वाली लाइन थी कि आई वॉज हेयर वी लव्ड इन, इससे क्या कभी पूरी तरह से ये दिखा रहे हैं और इसी लाइन से, इन सब लाइनों से कभी अपना प्रेम प्रकृति के तरफ जाहिर कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए आंसर कि पोएट एप्रिसिएशन ऑफ ऑटम कन्वेज हिज लव फॉर नेचर। एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा करना, पतझड़ की जो प्रशंसा कवि यहाँ पे कर रहे हैं, यही उनके प्रकृति के प्रेम को दर्शा रही है। इस सीजन में आउटस्कर्ट्स आर फुल ऑफ ग्रीनरी, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी इलाका, उपनगर, ये पूरे हरे भरेपन, ग्रीनरी यानी हरे भरेपन से भर जाता है। वृक्ष फलों से भर जाते हैं, गार्डन बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स के महकों से भर जाती है, और फील्ड जो है क्रॉप से भर जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है।
प्लेफुल एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स, यानी चिड़िया चहचहाने लगती है। बुक में भी डिस्क्राइब किया गया है पोएम में कि अवाबिल जो है ट्विटर चहचहाने लगती है स्काई में। चिरपिंग एंड इकोइंग साउंड, यानी चहचहाना, इको साउंड यानी जो प्रोड्यूस होता है टकरा कर, क्रिएट ए वंडरफुल साइट, यानी ये सब चीज़ें जो हैं ज़बरदस्त एक आश्चर्यजनक चीज़ डील करती है, ये बताती है, ये सब दिखाती है, और ये सब होता है कवि ने इसी सब से अपना प्रेम ऑटम में जाहिर किया है। द पोएट सजेस्ट टू द वर्कर्स हु हैव वर्क हार्ड इन द fields टू रिएक्ट इन ए केयरफुल मैनर। कवि यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं वो अपने फील्ड्स में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि कभी कभी जो उन्हें है केयर फ्री मैनर में एकदम बिना कुछ सोचे समझे आराम करना चाहिए। एंड रिजुविनेट देमसेल्फ विद द सॉफ्ट ब्लोइंग विंड, और ये जो हल्की हल्की हवा चलती है, विंड चलती है, उससे खुद को रेजुविनेट करना चाहिए। खुद से रेजुविनेट यानी फिर से युवा करना, यानी उनमें एक और प्रकार की एक एनर्जी आनी चाहिए, उन्हें सुस्त नहीं महसूस करना चाहिए। इट वुड सूट देम, सूट यानी आराम देना, ये उन्हें आराम देगा और उन्हें उनके थकान से कुछ न कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगी, राहत ज़रूर मिलेगी। चौथा क्वेश्चन है कि पिक आउट द इमेज रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। उन सारी इमेज को दिखाइए जो कि नेचर के कई सारे पहलुओं से जुड़े हुए हैं। और राइट द नोट ऑन द यूज़ ऑफ इमेज इन द पोएम, और इमेज का जहाँ पे यूज हुआ है इस पोएम में उसको भी बताइए। द पोएट हैज़ ट्राइड टू मेक फुल यूज़ ऑफ हिज इमेजिनेशन इन डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कवि ने पूरी कल्पना का प्रयोग किया है जब वह ऑटम की ब्यूटी को, नेचर की ब्यूटी को दिखाते हैं। बाय क्रिएटिंग विविड इमेज ऑफ द नेचर, विविड का मतलब होता है जीवंत, यानी ऐसी इमेज उन्होंने खींची है जो लगती है कि बिल्कुल नई है, जीवंत है, उसमें जीवन है, वो निर्जीव नहीं लगती है। It describes autumn as a season when tree get loaded with fruit। वो ऑटम को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि यह एक ऐसा मौसम है जहाँ की वृक्ष जो है फूलों से लदे हुए रहते हैं, फलों से लदे हुए रहते हैं। ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स अबाउंड्स इन द सराउंडिंग, अबाउंड्स यानी घिर जाना, ये जो चारों तरफ जब फूल हो जाते हैं, फ्रेश होते हैं, वो महकने लगते हैं, तो इससे चारों तरफ उसकी खुशियाँ, उसके गंध महकने लगते हैं, फैल जाते हैं, और ये एक बहुत ही शानदार साइट क्रिएट करती है और बहुत ही आराम करने वाली फीलिंग को ये लाती है। बीज मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, मधुमक्खियाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाती है, क्यों? क्योंकि उन्हें हनी की तलाश होती है, शहद की तलाश होती है। ऐसे ही कुछ इमेज है जिन्होंने पोएट जिनका की यूज़ पोएट ने पोएम में किया है, यही सारे इमेज को उन्होंने खींचा है। बढ़ते हैं आगे कि 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑटम एंड स्प्रिंग सिम्बलाइज इन द पोएम। सिम्बलाइज यानी इस पोएम में सिंबल का यूज़ किया गया है, सिंबल के तौर पर यूज़ किया है, यानी ये कुछ है तो इसको ऑटम दिखा रहा है और ये कुछ है तो ये स्प्रिंग है। तो क्या ये दोनों ये बता रही है किसका प्रतीक बनकर निकल कर आई है? तो ऑटम सिम्बोलाइजेज द एडवेंट ऑफ सीजन ऑफ द फ्रूट्स फ्लावर्स, तो पतझड़ जो है एडवेंट यानी आगमन, ऐसे सीजन का ये आगमन है, ऐसे सीजन का ये आगमन है जो कि सीजन ऑफ फ्रूट्स है, फलों का सीजन है, फूलों का सीजन है, कॉर्न यानी भुट्टो का सीजन है, खुशियों का, एक्साइटमेंट का और संतुष्टि का। ऑटम इन्हांसेस जॉय, इन्हांसेस यानी बढ़ाना, खुशियों को बढ़ाती है और सभी की खुशियों को और बढ़ाती है। एंड पोएट फील्स दैट इट इज़ मोर सबटल इन नेचर देन स्प्रिंग सीजन, और इनका मानना है कि बसंत से जो है ये ज़्यादा जटिल है। सबटल का मतलब होता है जटिल होना। एडवेंट ऑफ स्प्रिंग सीजन यानी स्प्रिंग सीजन का आगमन ब्रिंग्स ग्रीनरी इन द सराउंडिंग, बसंत के आते ही चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, सब कुछ हरा हरा होने लगता है, वृक्ष जो है वो पके हुए फलों से लद जाते हैं। बीज एक फ्लावर से, यहाँ पे कॉमा होगा फ्रूट्स के बाद, बीज मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इन सर्च ऑफ हनी, मधुमक्खियाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर हनी की तलाश में जाने लगती है। और फ्लावर जो है इन फुल ब्लूम पूरी तरह से खिल जाते हैं और उनकी जो सुगंधित गंध होती है वो नेचर को चारों तरफ से घेर लेती है, चारों तरफ उन्हीं की सुगंध फैल जाती है। नंबर 6 पर आते हैं कि डू यू लाइक दिस पोएम, गिव 2 रीज़न। आप इस पोएम को पसंद करते हैं
तो इसके लिए आपको 2 तर्क देने पड़ेंगे। तो ठीक है, यस आई डेफिनेटली लाइक दिस पोएम, ये बिल्कुल ही मुझे पसंद है ये पोएम, क्योंकि जॉन कीट्स ने इस पोएम की बहुत ही सुंदर और रोमांटिक यानी रोमानीवादी प्रेम वाली डिस्क्रिप्शन ऑटम सीजन की दी है एंड मेड ए रियलिस्टिक कंपैरिजन विद द स्प्रिंग सीजन। रियलिस्टिक का मतलब होता है सत्यता, बहुत ज़्यादा सत्यता इन्होंने स्थापित की है स्प्रिंग सीजन के साथ इसकी। वो सीजन प्रोवाइड एक स्टैटिक ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी दोनों सीजन जो है एक स्टैटिक यानी एक उल्लसित इमेज क्रिएट करती है। वाइल इन द ऑटम सीजन ट्रीज एंड प्लांट्स गेट लेडन विथ फ्रूट, जबकि पतझड़ के मौसम में वृक्ष और प्लांट्स फ्रूट्स और फ्लावर से लदे हुए होते हैं और फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स की खुशबू पूरे एटमॉस्फेयर को भर देती है, फिल कर देती है। द स्प्रिंग सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय जॉय एंड हैप्पीनेस ऑफ डिवाइन क्रिएशन ऑफ द अलमाइटी गॉड। डिवाइन का मतलब होता है दिव्यता, यानी जो बसंत का मौसम होता है वो बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारे जॉय को लाता है। ये ऐसी दिव्य क्रिएशन है जो कि अलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान, भगवान ही सबसे बड़े हैं, सर्वशक्तिमान है, उन्होंने ये सब क्रिएट किया है। और ये दोनों सीजन आर एक्सट्रीमली लवली, बहुत सुंदर है, एंड इनकम्प्रीहेंसिबल यानी समझ से बाहर है, यानी ह्यूमन बीइंग इनको समझ भी नहीं पाएंगे। इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है समझ से बाहर होना, वो इनको समझ भी नहीं सकते हैं। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इसका मतलब होता है कि सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है, यानी वस्तु भले ही ज़्यादा दिन तक नहीं बने लेकिन उसकी जो अनुभूति होती है, उसका जो फील होता है, टच होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। ये जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, उनकी पोएम है, इंडियन से ली गई है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट द म्यूज़िक ऑफ ऑटम, यानी ऑटम का भी एक अपना गीत है, इसके बारे में कवि क्या कहते हैं और क्या आप उसकी म्यूज़िक को, क्या आप कवि की म्यूज़िक को लाइक करते हैं। तो ऑटम इज ए सोनोरस रिदमिक म्यूजिकल मेलोडी। सोनोरस का मतलब हो जाता है मधुर, मेलोडी का मतलब होता है राग। तो ऑटम का एक मधुर रिदम में, यानी जो रिदम में चलता है, जो लय में चलता है, ऑटम का जो गीत है वो लय में मधुर राग के साथ चलता है, और इसी को पोएट ने प्रेजेंट किया है ऑटम सीजन में। द पोएट हैज़ ब्यूटीफुली लेड एम्फेसिस ऑन द म्यूजिक ऑफ ऑटम। एम्फेसिस यानी जोर देकर कहना, म्यूजिक ऑफ ऑटम को बहुत ही जोर देकर कवि ने बताया है इन सारी लाइनों में कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के गीत, बसंत के गीत कहाँ है। ए वेयर आर दे, अरे वे कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, यानी तुम्हारे पास उसका संगीत भी है। तो दिस लाइन पॉइंट्स टूवर्ड्स द अल्टरनेट सोनोरस म्यूजिक। अल्टरनेट का मतलब होता है अल्टरनेट, यानी अगर आपके पास कोई अलग उपाय और है भी तो, अल्टरनेटिव है भी तो, दूसरा चॉइस है भी तो। ऑफर्ड बाय द नेचर ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, यानी वसंत का तो एक गीत होता ही है, लेकिन तुम अब उसको छोड़ो, इधर देखो, ये लाइन यही बताती है कि ऑटम का भी एक संगीत है, तुम उसके संगीत को सुनो, वो कितना मधुर है, कितना लय में चल रहा है। एज द स्वीट एट्रैक्शन ऑफ द विनोइंग विंड, यानी जब हल्की हल्की हवा चलती है तो उससे उसका लय राग सब बैठता है, और ये सारे ऑटम सीजन में होता है। यही ऑटम का गीत है, यही ऑटम का संगीत है। तो दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसकी पूरी समरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।